वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग, और हम जो है वो लाइव इवैल्यूएशन करेंगे आंसर्स की, कि किस तरह से जो है वो आंसर्स लिखे जा सकते हैं। प्लस साथ के साथ में बात करेंगे कि इस तरह से हमें इंट्रोडक्शन बनानी है, कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू बॉडी पार्ट, कि हमें क्या क्या इंक्लूड करना है। और कंक्लूजन की हम बात करेंगे कि कंक्लूजन किस तरह से लिखा जा सकता है, या फिर हम बात करेंगे साथ में कि वे फॉरवर्ड और जो कंक्लूजन है उन दोनों को आपस में मिक्स करके कैसे लिखा जा सकता है। ये टारगेट रहेगा। प्लस आंसर चेक करेंगे हम साथ के साथ में, और आंसर राइटिंग के थ्रू ही मतलब जो आंसर्स जो है वो लिखे हैं प्रैक्टिकली कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है वो अप्रोच रख सकते हैं हम आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग पेपर में। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता पेपर में कि हम जो है वो पूरा प्लानिंग करें और लिखें, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास 7 से 8 मिनट रहते हैं अगर हमें जो है वो एक 150 वर्ड के जो है वो क्वेश्चन को लिखना है। तो दैट मीन्स हमारे पास कम टाइम होता है, तो सोचने का समय तो नहीं मिलेगा क्योंकि इतना प्रेशर रहता है। और अगर सोचने लग गए तो फिर क्या होता है, टाइम जो है वो चला जाता है, और फिर टाइम जाने की वजह से जो हमने कुछ सोचकर लिखना भी होता है वो भी नहीं लिख पाते, और फिर यही डर रहता है कि 3 या 4 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो वो एक डर रहता है, तो उस डर की वजह से फिर हम जो है वो जल्दी जल्दी लिखना शुरू करते हैं, फिर हैंड राइटिंग ख़राब होती है। और जब हैंड राइटिंग ख़राब होगी तो पढ़ा नहीं जाएगा जो लिखा है, जो पढ़ा नहीं जाएगा लिखा है क्या है, फिर नंबर भी नहीं मिलेंगे, तो एक कंसर्न रहता है। तो इस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए हम जो है आज बात करेंगे, और कुछ आंसर्स हैं इनको भी साथ के साथ में चेक करेंगे। देखो, सबसे पहले बेसिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेली आंसर राइटिंग करना सबसे अच्छा रहता है। अगर आप हर रोज़ आंसर राइटिंग करते हैं तो आपका एक रूटीन बन जाएगा। जब वो रूटीन में आप आंसर लिखोगे तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन को समझने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यानी कि क्वेश्चन को समझना, एक ही रीडिंग में आपको क्वेश्चन ईजिली समझ आ जाएगा, और फिर आपका लिखने के लिए टाइम बच जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड, उसके बाद क्या होगा कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ो तो सबसे पहले क्वेश्चन के मेन पॉइंट को अंडरलाइन करो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कहा गया है एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योतिराव फुले, तो ज्योतिराव फुले की बात की जा रही है तो उसको अंडरलाइन कर दो, मतलब इसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है कि अपलिफ्टिंग द ऑपेस्ड, जो आपकी यहाँ पर जो ऑपरेस्ट क्लासेस होगी इनके बारे में, तो इसको भी अंडरलाइन कर दो। ठीक है। फिर उसके बाद फिर आप देखो नेक्स्ट क्या है कि हाउ डिड हिज वर्क इन्फ्लुएंस द लेटर सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो मतलब लेटर सोशल रिफॉर्म्स को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया वो भी हमें बताना है। तो सबसे पहले बेसिक हमें बताना है कि कंट्रीब्यूशंस क्या है। तो आप शुरुआत कर सकते हैं ज्योतिराव फुले के साथ, जैसा कि इन्होंने किया कि बेसिक उनके बारे में बता दो कि ही वॉज द सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम द महाराष्ट्र स्टेट, या आप कुछ और भी लिख सकते हैं कि ज्योतिराव फुले जो वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी, या अर्ली फ्रीडम स्ट्रगल के जो वो सोशल रिफॉर्मर थे। और उन्होंने अपनी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के थ्रू जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सोसाइटी में एक रेवोल्यूशन लाया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ अमंगेस्ट द डिप्रेस्ड क्लासेस। तो आप इस तरह से बता सकते हैं। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन बन जाएगी। फिर उसके बाद आपको पॉइंट्स बताने। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो देन उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट आपका जो पैराग्राफ होगा उसमें आपकी जो है वो एक लिंकिंग लाइन बननी चाहिए। तो आप यहाँ पर हेडिंग बना सकते हैं कि उनके की कंट्रीब्यूशन क्या है, या फिर आपको जो आपकी इंट्रोडक्शन होगी उसकी जो लास्ट लाइन रहेगी आपको इस तरह से लिखनी है कि नेक्स्ट आगे पता चल जाए कि यहाँ से आपका जो है वो अगला पार्ट शुरू हो रहा है आंसर का। देन जितने ज़्यादा पॉइंट्स लिखोगे उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन कोशिश ये करनी है कि पॉइंट्स को ओवरलैप नहीं करना। मतलब जैसे मान लीजिए प्रमोटिंग एजुकेशन है, तो ठीक है, एजुकेशन प्रमोट करने के लिए उन्होंने जो वो सब फर्स्ट जो है वो वुमेन्स के लिए जो है वो गर्ल्स स्कूल चलाया, नो डाउट। फिर आप यहाँ पर सीधा ही लिख दो कि चिल्ड्रन को और वुमेन को दोनों को साथ में, तो ये दोनों पॉइंट आपस में लिंक करते हैं, तो इनका एक ही पॉइंट बताना है। और कोशिश करनी है एक पॉइंट अगर आप लिख रहे हो तो उसको जस्टिफाई करो एज एन एग्जाम्पल भी उसमें साथ में ऐड करो, ताकि प्रॉपर जो है वो स्टेटमेंट जस्टिफिकेशन हो, क्लियरली पता चले। फिर उसके बाद क्या है, जैसे सिमिलर है यहाँ पर कि देखो सोशल जस्टिस का पॉइंट सर ने ऐड किया है, तो यहाँ पर वुमेन राइट को हम सोशल जस्टिस के पॉइंट में ही ऐड कर देंगे, तो वो क्लियर एक साथ ही कवर हो जाएगा। फिर गुलामगिरी में यहाँ पर इन्होंने बताया तो वो पता चल जाता है, सत्य शोधक समाज, दोनों एग्जाम्पल अच्छे ऐड हो गए तो बढ़िया है। फिर ट्रुथ सीकर सोसाइटी लिखना जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में आप इसका ईयर लिख दो। यहाँ पर ईयर ज़्यादा लिखते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 1873 ईयर लिखकर आपको जाओ फैक्ट के नंबर मिल सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास जैसे कि इन्फ्लुएंस के लिए रहता है कि क्या इन्फ्लुएंस रहती है, तो आप वो बताओ। ठीक है। अपलिफ्टमेंट, डिप्रेस्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट हुए, बी आर अम्बेडकर जी इंस्पायर हुए, फिर गांधी जी इंस्पायर हुए फ्रीडम स्ट्रगल में जो है वो हम देखते हैं सैनिटेशन एंड हाइजीन, वो सब आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हरिजन का कंसेप्ट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इस तरह से। फिर वुमेन के रिगार्डिंग जब यहाँ पर पॉइंट लिखा जा रहा है कि वुमेन एजुकेशन प्रमोट हुई है, तो उससे क्या है, वुमेन का रोल भी इंक्रीज हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो एनी बसंत का आप एग्जांपल लिख सकते हैं एक, तो यहाँ पर दूसरा भारत स्त्री मंडल। ठीक है। ये अगर आप जितना क्लोज आप एग्जांपल लिखते हो, या फिर आप वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड या फिर स्टडी से रिलेटेड अगर आपके पास पॉइंट आता है, या फिर कोई मैरिज से रिलेटेड कोई एक्ट आता है, तो वो भी आप जो है वो यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो उससे आपको जो है वो ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर उसके बाद
कंक्लूज़न देखो हमेशा डाउट रहता है कि वे फॉरवर्ड ही कंक्लूज़न होते हैं या फिर कंक्लूज़न अलग होता है। देखो वे फॉरवर्ड वहाँ पर आप एक्स्ट्रा से ऐड करो जहाँ आपको 225 वर्ड या 250 वर्ड्स में जाना है। जब हम 150 वर्ड या 120 वर्ड की बात करते हैं तो आपका कंक्लूज़न ही वे फॉरवर्ड होना चाहिए और अपने कंक्लूज़न को इस तरह से लिखना है कि उसमें जो है वो एक वे फॉरवर्ड भी बन जाए और फाइनली जो है वो हम ऐड भी कर दे। तो देखो कंक्लूज़न इसमें बहुत अच्छा लिखा है सर ने और क्लियर है, आप इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है कि हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फॉर्मेशन है उसको ट्रेस करना है मॉडरेट के अकॉर्डिंग। तो सिंपल देखो क्या है कि आईएनसी वाज फॉर्म्ड इन 1885, ठीक है, विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू अटेनिंग द, ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट, ठीक है, विद कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ऑफ स्ट्रगल, मतलब संवैधानिक फॉर्म ऑफ हमारा स्ट्रगल रहेगा और हमें क्या चाहिए, पूरी की पूरी जो है वो डेमोक्रेटिक राइट के थ्रू जो है वो हमें जो है वो आज़ादी चाहिए। मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भारत में होनी चाहिए। अभी क्या है, जब यहाँ पर आपने लिखा फॉर्म्ड इन 1885 तो ये सब लिखेंगे, तो आप यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंदा मोहन बोस, दोनों नाम्स को आप ऐड करो तो सही रहेगा। फिर उसके बाद देखो इट्स फर्स्ट सेशन इन हेल्ड इन बॉम्बे, ये किसी ने नहीं पूछ रखा, ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, इस तरह से एक्स्ट्रा भी नहीं लिखना है। देन उसके बाद आईएनसी इज डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट लीडर लाइक लीडर्स, जैसे यहाँ पे नाम लिखे गोपालकृष्ण गोखले, फिरोज मेहता, दादाभाई नौरोजी, ठीक है, डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थ्रू, ठीक है, कैसे, प्लेयर, प्रेयर एंड पिटीशन। तो आपको उसको 3P लिखो पहले, P3 प्रेयर, पिटीशन, प्लीज, तो आप ऐसे लिखो पहले, प्रोटेस्ट, फिर इस तरह से हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉजेज़ लिखो कि मास मूवमेंट के एवोल्यूशन के क्या कॉजेज़ थे। अभी कोशिश सही है, आप इस जो आप स्ट्रॉन्ग एरो बना रहे हैं आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, आप सिंपल एरो भी लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रॉपर स्पेस मैनेजमेंट की तरफ हमें ध्यान देना है और स्पेस रहना चाहिए बिटवीन द लाइन, वो सही रहेगा। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि मूवमेंट राइज हुई, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट राइज हुई, मास मूवमेंट, तो जब आप 1919 लिख रहे हो तो एक पॉइंट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। वैसे तो देखो पॉइंट सही है नो डाउट, लेकिन पर ध्यान में रखना क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट जो है वो 1905 से लेकर 1919 के बीच में है, इसके बाद गांधीयन मूवमेंट है, तो ये काउंटर कर सकता है पॉइंट, ठीक है, ये काउंटर हो सकता है पॉइंट, तो इसको आप एक बार ध्यान में रखना। देन उसके बाद ऑलमोस्ट पॉइंट सारे अच्छे हैं और सबसे बेस्ट जो है वो इसमें आपने इसका कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड जो है दोनों एक साथ में लिखा है, तो ये एक बेस्ट अप्रोच रहती है। और ऑलमोस्ट कोशिश करनी है कि हमें हमेशा जो है वो मल्टी डायमेंशनल, मल्टी अप्रोच लेकर चलना है, अपने आंसर, अपने माइंड को लिखते टाइम नैरो नहीं करना है, ब्रॉड पॉइंट पे लेकर जाना है ताकि हम हर पॉइंट को टच करें अपने आंसर में। फिर ज़्यादा पॉइंट बनेंगे तो हो सकता है ना कि जब हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेकर चल रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनर को पसंद नहीं आए, दूसरा पसंद आ जाएगा तो उसका नंबर दे देगा, तो इस तरह से जो है वो नंबर जो है वो चुराए जा सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्कस द चैलेंजेस इन मैनेजिंग ट्रांस बाउंड्री रिवर्स बिटवीन द इंडिया एंड द बांग्लादेश विद रेफरेंस टू द तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट। तो देखो क्वेश्चन क्या है, तीस्ता रिवर के आगे, तीस्ता रिवर के अराउंड आ रहा है, तो ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन आपकी सही है। देखो अब यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर सिंस इंडिया, सिंस दस इंडिया शेयर अ कॉर्डरल रिलेशन विद द बांग्लादेश बट, फिर बट द मैनेजमेंट ऑफ ट्रांस बाउंड्री विद रिवर, बट लिखना है बट द रिवर्स बिटवीन द नेशंस प्रेजेंट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। तो आपने चैलेंजेस के थ्रू जब आपने यहाँ पर लिखा ना सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, देन यू नीड टू मेंशन है डायरेक्ट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, सीधा चलो उसके ऊपर रिवर्स आपने अच्छा मेंशन किया, डायग्राम आपने सही बनाया, ऑलमोस्ट थोड़ा और बेहतर डायग्राम बनाया जा सकता है। एक पॉइंट और रहता है यहाँ पर इंट्रोडक्शन में, क्योंकि देखो बॉर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन रहा है, ट्रांस बाउंड्री मतलब बॉर्डर के, तो आप इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर बता सकते हैं, फिर उसमें बता सकता है कि हिल्स भी यहाँ पर आ रही है, रिवर्स यहाँ पर आ रही है, और उसमें एक मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर जो आ रही है वो आ रही है तीस्ता रिवर, देन तीस्ता रिवर पर शुरू हो जाओ। लेकिन उसके बाद दूसरा पॉइंट ये भी है कि रिवर जो है वो तीस्ता रिवर एग्रीमेंट से शुरू हो रहा है, तो आप डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं तीस्ता रिवर एग्रीमेंट से, फिर उसका चैलेंजेस बता सकते हैं, फिर आपके वे फॉरवर्ड और फिर फाइनली कंक्लूड करना है। तो चैलेंजेस आपने सही बताए हैं इसमें ऑलमोस्ट, और अंडरलाइन अगर कर रहे हो तो क्लियरली अंडरलाइन करो और हैंडराइटिंग के ऊपर काम करने की साथ के साथ में ज़रूरत है। देन साथ में यहाँ पर जो कंक्लूजन है उसको अपने वे फॉरवर्ड के साथ ऐड किया है, तो ये प्लस पॉइंट है। आंसर में जो है वो आपके कंक्लूजन सही चल रहा है, तो कंक्लूजन के रिगार्डिंग आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देन उसके बाद इसमें एग्जाम्पल्स तो देखो सारे अच्छे हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आपने लिखे हैं, ये आंसर भी बढ़िया है। रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन इन इंडिया, इस पर ऐसे भी बन सकता है, स्वयं पोर्टल, दीक्षा पोर्टल, बहुत अच्छे पोर्टल, सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपने बहुत सही मेंशन किए। चैलेंजेस वेल कवर्ड और स्पेस मैनेजमेंट अच्छी है, और जिस तरह से डायग्राम फ्लो चार्ट बनाया ये भी बहुत अच्छा है। अभी आपको इसमें जो है वो कंक्लूजन भी ऑलमोस्ट सही था। थोड़ा सा जो आपको ध्यान देना है, देखो सबसे पहले या हम सभी को ये ध्यान देना पड़ता है आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग कि हैंड राइटिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपकी हैंड राइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, अंडरलाइन अच्छे से होने चाहिए, हाईलाइट होने चाहिए पॉइंट, और पॉइंट्स में होने चाहिए। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स को अवॉइड करना है, स्पेशली उन वर्ड्स को अवॉइड करना है जो कि
एक ही लाइन को रिपीट कर रहे हैं लेकिन अलग सेंस में, मतलब सेंस वर्ड्स अलग हो रहा है लेकिन सेंस सेम रह रही है, तो उनको अवॉइड कर सकते हैं हम। उसके बाद स्पेस बिटवीन लाइन एक की टारगेट रहेगा, जैसे डिजिटल अगर हम बात करें तो ये डिजिटल नहीं लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद कंक्लूजन आप बहुत अच्छा बना रहे हो, कंक्लूजन के रिगार्डिंग आपको एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सही चल रहा है, और एक पॉजिटिव होप के साथ पॉजिटिव कंक्लूजन। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमें हमेशा कंक्लूजन न्यूट्रल लिखना है या फिर पॉजिटिव लिखना है, या फिर फ्यूचर होप पर जो है वो कंक्लूजन लेकर जाना है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, या फिर आपका जो है वो नेट जीरो का टारगेट हो गया, या आत्मनिर्भर भारत हो गया @2047, यानी कि जो अमृत काल है, ये कीवर्ड्स है जो आप अपने जो है वो आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं इन कंक्लूजन। देन उसके बाद जब भी अगर मान लीजिए कि आप स्टेट सेंट्रिक आंसर लिख रहे हो, तो उस स्टेट के पॉइंट्स को जरूर ऐड करो, कोशिश करो कि उस स्टेट्स के जितने भी पॉइंट्स रहते हैं उनको आप अपने जो है वो आंसर में इंक्लूड करो। उससे क्या है, आपको नंबर मिलेंगे। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट उसके बाद ये होगा कि अगर वो स्टेट सेंट्रिक है तो स्टेट की स्कीम्स को ऐड करने से मतलब क्या होगा कि आप स्टेट के जितने भी अफेयर्स हैं, जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, स्कीम्स हैं, उन सभी के बारे में अवेयर हो। आई होप जो हमने इनिशिएटिव्स या जो हमने जो है वो यहाँ पर ट्रिक्स डिस्कस किया है, टिप्स डिस्कस किया है रिगार्डिंग द आंसर राइटिंग, आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।